सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। सिंध असम्बली ने ज़रई आमदन पर टैक्स का नया कानून मंजूर कर लिया, जिसके मुताबिक 6 लाख रुपए सालाना ज़रई आमदन पर कोई टैक्स नहीं, जबकि 16 से 52 लाख आमदन पर 15% और 56 लाख से जायद पर 45% टैक्स आयद होगा। इसके अलावा 50 करोड़ से जायद आमदन पर 10% सुपर टैक्स और 15 करोड़ से जायद पर 1% इजाफी टैक्स भी लगेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि IMF के दबाव के बायस टैक्स लगाना पड़ा, वरना पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता था। मुराद अली शाह ने FBR को करप्शन का गढ़ करार देते हुए FBR ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए ज़रई टैक्स लगवाया। ये कहा, पंजाब पख्तूनख्वा के बाद सिंध और बलूचिस्तान में ज़रई टैक्स हम देख रहे हैं कि लग गए, जिससे IMF का देरीना मुतालबा पूरा हो गया। लेकिन अब ये सवाल ये कि जो ज़रई टैक्स मईशत के लिए किस हद तक ज़रूरी है, इस हवाले से हम बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ इस पर बात करने के लिए मियाँ उमैर मसूद साहब, प्रेसिडेंट हैं किसान इत्तेहाद, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच। आपकी जानिब सबसे पहले आऊँगी उमैर साहब। वैसे तो हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारा है वो 1996-97 से इनकम टैक्स जो था वो, लेकिन काफ़ी लो परसेंटेज पे वो पे कर रहा था। अब ये कि टैक्स बढ़ा दिया गया, इस पे पहले बड़े हम देख रहे थे आवाज़ें उठ रही थी कि जी ना बढ़ाया जाए। लेकिन यहाँ पर जो सिंध में भी अब मामला देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि IMF का दबाव इस कदर है, और एक क्लास हम देख रहे हैं जो सैलरीड क्लास है वो 38.5% उनका हाईएस्ट टैक्स स्लैब है। उस पर तो नहीं ना बार बार बोझ डाला जा सकता, तो इस सेक्टर को भी अब पे करना होगा। तो किस तरह से देख रहे हैं आप, आपका इस पर इनिशियल रिएक्शन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है, देखें, पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर को फैसिलिटेट किया जाता है। बदकिस्मती से हमारा मुल्क ऐसा है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर को फैसिलिटेट करने की बजाय दबाया जाता है। यानी आप लास्ट ईयर गंदम देख लें कि गंदम में पंजाब में हमें गवर्नमेंट ने खुद अनाउंसमेंट की 4000 रेट की, और फिर उसके बाद हमने 2200 में बेची, और अगर किसी ने 2800 गवर्नमेंट ने रेट अनाउंस किया और 2900 में अगर किसी ने बेची तो उस पर FIR हो गई। और इसी तरह आप देखें कि IMF को क्या इशू है कि वो एग्रीकल्चर में, पूरी दुनिया में इतना टैक्स नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर पे। एग्रीकल्चर को तो आपकी सिक्योरिटी है, दुनिया का इशू ही सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी है। अगर आज हम अपनी फूड सिक्योरिटी को दांव पे लगा देते हैं, उसको कोई रेजिस्ट ही नहीं करते IMF को। आप देखें कि IMF ने, गवर्नमेंट 2 फसलों का रेट देती थी पाकिस्तान में, एक गंदम का और दूसरा शुगर केन का। दोनों का रेट नहीं देने दिया, और इस दफा किसान के साथ बहुत जुल्म हुआ। फिर उसके बाद अब ये सुपर टैक्स लगा दिया, इसके साथ साथ आबियाना बढ़ा दिया गया। अब देखें कि सुपर टैक्स में अब 45% टैक्स की जो रेशियो है वो कहाँ पे, कौन सी दुनिया ऐसी है, हम एग्रीकल्चर को एक सेक्टर नहीं ले रहे। ये हमारे साथ एक, मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेशनल साजिश है। हमें ये तबाह करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ इस मुल्क की ज़राअत तबाह होगी तो फिर ये इस मुल्क का निज़ाम रुक सकता है। और इसके अलावा आप देखें, बाकी इंडिया में देख ले, गवर्नमेंट 29 क्रॉप्स के रेट फिक्स करती है, डीजल सब्सिडाइज है, बिजली 8 घंटे फ्री है उनको। इसी तरह खाद जो है हमसे 300% सस्ती है। अगर आप PKR में भी लगाएं तो 300% खाद हमसे वहाँ पे सस्ती है इंडिया में। वो सब्सिडी नहीं दे रहे, वो ये नहीं सारा कुछ कर रहे। हमारी गवर्नमेंट जो है वो पता नहीं क्या समझ रही है कि किसान के पास कौन सा खजाना है, या हमारे पास कोई दरख्त है जिन पे पैसे उगते हैं और हम तोड़ के हुकूमत को दे देंगे। ठीक है, इनकी कंसर्न्स भी अपनी जगह पर है कि आपने वैसे फैसिलिटीज तो दी नहीं है, ऑलरेडी प्रॉफिट बड़ा कम इससे बन रहा है, और आपका 22% GDP में शेयर है इनका। 37% जो आपकी पॉपुलेशन है उसको ये रोजगार फराहम करता है ये सेक्टर। उस पर ये इजाफी बोझ डालना, उस पर ये इनकम टैक्स बढ़ाना, आप समझते हैं कि ये फेयर है? देखिए आमना उमैर साहब की इस बात से तो मैं 101% एग्री करता हूँ कि जो सपोर्ट प्राइस आप मुकर्रर करते हैं, जो मुकर्रर की गई थी पंजाब में, आप देख लें 3500 पर 40 kg, और ये सिंध ने ज़्यादा की थी 3900 पर 40 kg, तो वो तो उनको सपोर्ट प्राइस मिली नहीं।
और उन्होंने रो पीट के सड़कों पे आके कि 2000 और 2500 2600 पे बेची और फिर देखा कि उनके ऊपर मुकदमात भी लगाए गए। इस हद तक तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। देखिए अब जो हुकूमत ने कहा है 6 लाख तक की इनकम पे नहीं, आमना मुझे बताएं कि जो शख्स 15 करोड़ सालाना कमाता है वो उस पर अगर टैक्स लगा दिया जाए, या 50 करोड़ जो एग्रीकल्चर से इनकम लेता है उसको अगर सुपर टैक्स देना पड़े तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए बुराई है। लेकिन ना हमारे यहाँ क्या हो रहा है, यानी जो तनख्वाहदार तबका है 2000 से शुरू हो जाए टैक्स लगना शुरू हो जाता है और ब्रैकेट हाई से हाई होती चली जाती है। तो सवाल ये है कि भी ठीक है अब मुश्किल हालात हैं, ये मैं इससे एग्री करता हूँ कि ग्रेटली फैसिलिटेट करना चाहिए। नहीं कर रहा जितना पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि इस वक्त कर रहे हैं, जैसे वो अपना पाकिस्तानी कर रहे हैं। और इस दफ़ा भी आप देख आमना, इस दफ़ा भी अगर ये एग्रीकल्चर एंड टैक्स नहीं लगता तो जो कि सारी ज़िंदगी नहीं लगना था। अभी देखें ना, खुद ये बात कर रहे हैं मुराद अली शाह साहब कि हमें बताया गया कि दूसरी ट्रांच के लिए और दूसरे रिव्यू के लिए IMF ने पाकिस्तान में आने से इनकार कर दिया कि जब तक आप इनकम टैक्स जो है ना इसको पास नहीं करते बिल को। देखिए पंजाब ने पहले किया था, KP ने भी कर लिया था, सिंध ने भी कर लिया। बलोचिस्तान का थोड़ा सा इशू है, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। लाइफ स्टाफ पे कोई टैक्स नहीं लगाया गया। देखना ये बड़ी अच्छी बात की इन्होंने। अब सवाल एक ही रह जाता हम ना कि 12 एकड़ से ज़्यादा जिस बंदे की ज़मीन है वो उसको तो टैक्स देना पड़ेगा। और मेरा तो कंसर्न हमेशा रहा है कि डे 1 से हमारे ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने बड़े बेहतरीन काम किया हुआ है। आपके जितने हारी हैं ना उनके नाम ज़मीनें 12 एकड़ से ज़्यादा जो है ना, ज़्यादातर लोगों ने अपनी ज़मीनें उनके नाम की हुई हैं। और जब कोई बेचनी होती है बताना, हाँ इधर आ भाई, अपने उसको बुलाया हारी को, कर के ऊपर साइन, वो बेचते हैं जो कारोबार करना। तो ये टैक्स पहली दफा लगाया गया। बेहतर होगी तो वो इनकम टैक्स पे कर पाएंगे ना। अब आमदन बेहतर बनाने के लिए भी तो हुकूमत को फैसिलिटेट करना चाहिए ना। आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मुतारिफ नहीं करवा रहे उस तरह से। आप ना देखें, ये आपकी बिल्कुल ये आपकी बात बिल्कुल सही है। जो छोटे किसान है ना, जो मेजॉरिटी में है, उनके साथ तो ज्यादती हो रही है। उन्हें बीज भी महंगा मिलता है, उन्हें खाद भी लेट मिल रही होती है, अपना सामान बेचने के लिए जाते हैं। गन्ने की फसल ही है जो आप देख लें, चीनी के आप गन्ना अपना गन्ना लेके ट्रक उनका जाता है और वहाँ पे कंपनी के बाद 3-3 दिन ट्रक खड़ा करते हैं वहाँ, क्योंकि वो गन्ना सूख जाएगा, उसका वजन कम हो जाएगा, उसके बाद उनको बुलाते हैं। फिर जो प्राइस दी जाती है, ऐलान करती है स्पोर्ट प्राइस, वो उनको नहीं मिलती। यहाँ तक तो सब मेरा ख्याल है बात सही। अन्ना देखें, ये उमैर साहब इस बात से मेरा ख्याल एग्री करेंगे कि 60s और 70s में कहते हैं पोटेंशियल 600 अरब रुपए का था। और ये डॉक्टर लेट महबूब हक भी ये कहा करते थे कि 600 अरब में से सिर्फ 10 अरब जो है ना वो नहीं टैक्स दिया जाता। तो मेरा ख्याल है ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बड़ी जरूरी है। उमैर साहब, अब IMF का डंडा तो है और इससे हम बच नहीं सकते, उसके बगैर गुजारा भी नहीं है। और वो टैक्स तो अब जाहिर सी बात है हर सेक्टर पर आवाज उठाएगा कि इस सेक्टर पे टैक्स क्यों नहीं लग रहा। तो वहां पे तो हमें एक तवाज़ुन कायम करना पड़ेगा ना। तो टैक्स तो लग रहा है, अब हुकूमत को मैनेज कैसे करना चाहिए था मामलात को। आप लोगों की कंसर्न्स क्या हैं बेसिकली जिनको अंडरस्टैंड किया जा सके, क्योंकि टैक्स वाला मामला तो अपनी जगह पर मौजूद है। देखिए, आपने जैसे शुगर केन की बात की है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप देखें कि शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट एक कानून है जो हर प्रोविंस में लागू है। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि फार्मर्स के राइट के लिए कोई इस मुल्क में कानून नहीं बन सका 70 सालों में। शुगर मिलों वालों ने अपना कानून बना लिया। और शुगर मिलें किन की हैं, ये आप हम सबको पता है कि किन लोगों की हैं जो शुगर मिलें हैं, जो हमेशा से इस मुल्क पे हुक्मरानी करते हैं। दूसरे नंबर पे ये कि अगर आप टैक्स आपने लगाना है तो एक सिस्टम के तहत हमें ये जो 12 एकड़ वाली शर्त इन्होंने खत्म करके, मैं बता दूं आपको कि इस टाइम मुल्क में 98% जो फार्मर्स हैं 12 एकड़ से नीचे हैं। उसके बाद जो 98% और 96% फार्मर हैं जो 5 एकड़ से नीचे हैं। तो इतने छोटे फार्मर्स हैं और उनको फैसिलिटेट, हमें खाद में कोई फैसिलिटेट नहीं किया जाता। हमें कोई जाली सीड दे दे, हमारी फसल तैयार हो जाती है, उस पे हमें फसल फ्रूटिंग ना हो और हमें 6 महीने की मेहनत जाया हो जाए, पैसे जाया हो जाए, हमें कोई। अच्छा उमैर साहब, माजरत के साथ उमैर साहब एक सवाल का जवाब दीजिए। उमैर साहब प्लीज एक सवाल का जवाब दीजिए। उमैर साहब आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। देखिए ना, आप मुझे बताएं कि जो बंदा नौकरी कर रहा है सरकारी सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, वो 5,000, 6,000, 7,000 भी तनख्वाह ले रहा है ना, तो उसके ऊपर टैक्स लग रहा है। आप मुझे बताएं, ये तो जो छोटे टैक्स वाले हैं उनको तो एग्जाम कर दिया गया 6 लाख वालों को, जो उससे ऊपर है वो टैक्स क्यों ना दें? आप मुझे बताएं, सबसे जब दिया जाता है तो उनसे टैक्स लेना कौन सी बुरी बात है? जी 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 बिल्कुल सर। देखें, इसमें हमें कोई हम ममानियत नहीं है कि हम ज़राअत पे टैक्स देने को रिफ्यूज कर रहे हैं। हम बिल्कुल, हमें टैक्सेबल तो बनाए ना, हम इस काबिल तो हों कि हम टैक्स
देने के काबिल हो। हमें पता है कि कल को यही टैक्स जो है आप पटवारी के जरिए हम पे नाफिज करेंगे और हमारे पीछे फिर ये खुद ही सेल्फ जो है वो उसकी बना के और हमें भेज देंगे टैक्स के नोटिस, और फिर हम अदालतों के चक्कर लगाते फिरेंगे। और लेकिन चीज पे कमेंट करते जाइएगा क्योंकि वक्त की कम कमी से है। कम ये तो उमैर देखा साहब, जाए, ये जो हमने देखा कि लास्ट ईयर हमने देखा राइस की एक्सपोर्ट उसमें बड़ी हमें मुनाफा हुआ है, ठीक है। तो अब इस बार तो ऑब्वियसली हम देखेंगे कि जी बिल्कुल, जब ये इनकम टैक्स वाले मामला एग्रीकल्चर सेक्टर पर हम आ गए हैं तो किस हद तक ये इस पर असरअंदाज होंगे इसकी एक्सपोर्ट पर? जी देखिए सबसे पहले तो ये कि अब सिंध हुकूमत का और मरकज की लड़ाई अभी होगी इस पे, क्योंकि इन्होंने कह दिया है, क्योंकि इन्होंने उमैर साहब कह दिया है सिंध गवर्नमेंट ने कि जी ये जो टैक्स इकट्ठा किया जाएगा सिंध रेवेन्यू बोर्ड इकट्ठा करेगा, एफबीआर नहीं करेगा। तो एफबीआर के साथ इनकी भी वहां वाली लड़ाई शुरू हो जाएगी। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सर। इसमें यह है कि 3.4 बिलियन डॉलर का हमने लास्ट ईयर राइस एक्सपोर्ट किया था, और इस साल ये हुआ कि हमारे पास नाकस सीड आया और हमारी फसल तैयार हुई, उसे फ्रूटिंग नहीं हुई। बहुत सारे जो ठेकेदार थे वो जमीनें छोड़ के भाग गए, और इसी तरह किसान जो थे उनकी फसल नहीं हुई, और उसके बाद कई कंसाइनमेंट जो थी वो रिजेक्ट हो गई, क्योंकि हमारी हुकूमत तो कंट्रोल करने को तैयार नहीं, ना देखने को तैयार है कि क्या हो रहा है, कहाँ से ये सीड आया। कोई इंक्वायरी हुई, किसी ने इस मुल्क में पूछा कि आपका 3.4 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया है, और किसी के कान पे जूं नहीं रेंगी। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। मियां उमैर साहब हमारे साथ मौजूद थे, शाम साहब साथ ही रहेंगे, और जिस जो मामला हैं इसका असर अवाम पर भी पड़ेगा। ऑब्वियसली आपकी वेजिटेबल्स, आपकी राइस, आपका वीट और जो दीगर हमारी हम देख रहे हैं अजनास है, वो जब वो महंगे होंगे तो अवाम पे भी इसका बोझ पड़ेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और अहम स्टोरीज पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। पॉलिटिकल एरिना पे इस वक्त क्या हो रहा है इस हवाले से बात करेंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पहले मुज़ाकरात, और उस मुज़ाकरात के दौरान लास्ट मंथ एक मुलाकात हुई आर्मी चीफ के साथ, अली अमीन गंडापुर की और बैरिस्टर गौहर की, जिसके बड़े चर्चे हुए। लेकिन कहा यह जा रहा था सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से, जब इस हवाले से आया कि जी ये मुलाकात जो है बेसिकली ये सिक्योरिटी इशूज़ के हवाले से थी। अब उसके बाद एक तासुर ये गया कि जी मुज़ाकरात संजीदगी से नहीं किए जा रहे, और उसकी रीज़न ये शायद मुलाकात है। अब हमने देखा कि कल एक ख़त के हवाले से खबर चली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेजेस पर भी थी और मीडिया पर भी हम ये खबर देखते रहे कि जी उनकी जानिब से, बानी पीटीआई की जानिब से आर्मी चीफ को एक ख़त लिखा गया है, जिसमें उनको उनकी जानिब से कुछ कंसर्न्स रेज़ किए गए हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और अवाम में एक फासले जो हैं वो बढ़ रहे हैं। इस तरह के कुछ कंसर्न्स जो हैं उनका इजहार किया गया। लेकिन आज सिक्योरिटी ज़राए से इस खबर की तरदीद आ गई। उनकी जानिब से कहा गया ऐसा कोई ख़त नहीं मिला, और अगर कोई ऐसा ख़त है भी तो इस्टेब्लिशमेंट को इस ख़त में कोई दिलचस्पी नहीं है। पीटीआई ने बेसिकली इस खबर को क्यों इतना उछाला और ये शोशा छोड़ने की ज़रूरत क्यों पेश आई? एहतशामुल हक साहब किस तरह से देख रहे हैं सर? ये वो कह रहे लेटर है ही नहीं है, और अगर है भी तो हमें दिलचस्पी नहीं है। देखिए आमना, दयानतदारी की बात है, ये बानी पीटीआई ने खुद साख्ता एक मुहिम चलाने की कोशिश की है कि किसी तरीके से बातचीत का दरवाज़ा इस्टेब्लिशमेंट के साथ खोला जाए। अभी साथ आप देख लें ख़त में ये भी बात उन्होंने कही है कि जी जो लोग मुझसे मिल के इन सो मनी वर्ड मिल के जाते थे, मेरे नुक्ता नज़र को उस तरह पेश नहीं करते थे जिस तरह पेश होना चाहिए। अभी दूसरी तरफ आप देख लें जो इख्तलाफात हैं, इस वक्त खबर यह है कि जो कोर कमेटी और इनकी पोलिटिकल कमेटी के इख्तलाफात इतने बढ़ गए हैं, और अलीमा बीबी एक तरफ बिल्कुल कुछ और बात कर रही हैं, और बुशरा बीबी जहाँ अलीमा से इख्तलाफात हैं वहाँ आप देख लें गंडापुर और बाकी लोगों के खिलाफ है। गंडापुर ने कल एक इंटरव्यू में क्या कहा, वो कहता है 98% मेरे मामलात इस्टेब्लिशमेंट के साथ तय हो चुके थे हमारे पीटीआई के, लेकिन उसको ख़राब कर दिया गया। देखिए हम ना, ये पावर पॉलिटिक्स कुछ और चीज़ है, पॉपुलर पॉलिटिक्स भी आप करते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ लें कहाँ से सियासत शुरू हुई है, अरिस्टोटल और सोक्रेटिस, अरस्तू और सुकरात भी ये कहते हैं कि वन साइडेड चल के आप काम नहीं कर सकते, अपने अहदाफ को पूरा नहीं कर सकते सिंगल ट्रैक के चलते, आपको लोगों को एतमाद में लेना पड़ता है। ठीक है आपका बयानिया बिक रहा है, आप बेचते भी नहीं हैं, लेकिन मामला इतना ख़राबी की तरफ चला गया है। लेकिन एक और बात की जाती है, हम ना दुनिया में दो मुल्कों के दरमियान बात हो, दो पार्टियों के हो, दो इंडिविजुअल के दरमियान बात हो, तो कहते हैं सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ के लिए ज़रूरी है कि साइलेंसिंग ऑफ गन, यानी आप जो लड़ाई ख़त्म करना चाहते हैं पहले अपनी गन्ने जो है ना उनका गोला बारूद तो बंद करें। वो बिल्कुल जिस तरीके से आप देख रहे हैं ट्विटर हैंडल जिनका अभी भी जिस तरह आग
घुमा के पेश कर रहा है। आप मुझे बताएं इस खत का क्या फ़ायदा हो? इससे पहले आपने देखा चीफ जस्टिस साहब को, हाँ जी, 31 जनवरी को उनको भी खत लिखा गया, यही जवाब देना उन्होंने पसंद ही नहीं किया, यह उनको भी खत लिखा। देखिए हमने ये तरीकाकार बिल्कुल गलत है। आप इनके जो अपने लोग हैं, जो अभी देखें ना, आप लड़ाई तो अंदर शुरू हो गई। जो ये स्टेटमेंट सिक्योरिटी जराए से आई है, कहीं ना कहीं एक दिखा दी गई है ना इनको कि लाल झंडी दिखा दी गई है, तो फिर अब मुज़ाकरात की जानिब पीटीआई जाएगी हुकूमत के साथ, दोबारा रिव्यू करेगी अपने इस डिसीजन को कि जो हमने बॉयकॉट कर दिया बहुत जल्दी कर दी। आमना मेरी इत्तला है कि 3 बंदे जो है ना, वो अमीन गंडापुर अगरचे हटा दिए गए सीएम हैं, उसके बाद रऊफ़ हसन साहब भी ऑलमोस्ट साइड लाइन है लेकिन आते हैं टी पे बात करते हैं, और बैरिस्टर गोहर, ये तीनों आदमी जो है ना ये परसू कर रहे हैं कि हमें कोई ढंग तरीके से बातचीत का दरवाज़ा शुरू करना चाहिए। और वो कहते हैं कि हमें रेस्पाइट या ओलिव ब्रांच ऑफर हो सकती है गवर्नमेंट से। हमें वो जो स्पीकर साहब आज भी उन्होंने कमेटी को तैलीन नहीं किया, वो इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए आप वहाँ जाएँ, अपनी बात 27 को जाना था तारीख को, आप जाने से पहले आपने इनकार कर दिया कमीशन बनाया जाए। राना सनाउल्लाह और उसके बाद अपना क्या कहते हैं साग डार साहब ने कहा जी हमारे पास काउंटर प्रपोजल उनके हक में थी। भाई आप उनका तो ब्लफ कॉल करते ना, जाते तो सही। मेरा ख्याल है नी जर्क रिएक्शन है हमना, एक के बाद दूसरी बात करना, ये इसका नुकसान उन्हें भी हो रहा है, पार्टी को भी हो रहा है। और दूसरी तरफ से आप देखने जितना ब्लंटली इस खत के बारे में एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जवाब आया, उनको यही है कि ये खत उन्हें लिखे, मतलब जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाना चाहिए, मतलब यही कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के पास जाएं, गवर्नमेंट ऑफ द डे से बात करें। तो मेरा ख्याल है हमने अगर इस वक्त भी बेटर सेंस प्रिवेल नहीं करती उनके क्वार्टर में, और वानी पीटीआई को, इमरान खान को ये बात समझ नहीं आती कि जो नुक्ता नज़र मैं लेके चला हूँ, ना मैं बाहर आ सकता हूँ ना मुझे हुकूमत में को आने देगा। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद थे इस सेगमेंट पर बात। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। गजा में 15 माह से ज़ायद अरसे में इजरायली बर्बरियत से 61,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इन हालात में एक तरफ गजा में जंग बंदी की कोशिशें जारी हैं, तो दूसरी जानिब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया इसराइल को $1 अरब के हथियार फ़रोख्त करने की तैयारी कर रही है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी मुतवक्की है, जिसमें गजा जंग, यरगमालियों की रिहाई और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत होगी। नेतन्याहू का ये बयान भी खतरे की घंटी बजा रहा है कि ट्रंप की सपोर्ट से इस वक्त मिडल ईस्ट का जो नक्शा है मज़ीद तब्दील हो सकता है। ट्रंप की फ़लस्तीनियों को गजा से निकालने की तजवीज़ की रोशनी में ये बयान किस हद तक ख़तरनाक है, और क्या इसराइल अमरीका असलहे की नई डील खित्ते में अमन ला सकती है या मज़ीद तबाही लाएगी? इसी पर इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं हामिद खान अल-मशरकी साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग द शो। अब बताइएगा कि ये जो अभी सिचुएशन बन रही है, जिसमें हम ये भी देख रहे हैं कि जी $1 अरब के जो हथियार हैं ये फ़रोख्त करने जा रही है, जो बाइडेन इंतज़ामिया ने रोक कर रखा था। बेसिकली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अज़ाइम है क्या? क्योंकि एक जानिब डिस्प्लेसमेंट की भी बात आ रही है कि गज़न्स को इजिप्ट या वहाँ पर एकोमोडेट किया जाए जॉर्डन में, और दूसरी जानिब ये भी मामला किए जा रहे हैं। जी आमना बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए मैंने तो एक जगह पहले भी कहा कि ट्रंप जो हैं वो बाइडेन इंतजामिया से भी ज्यादा प्रो इसराइल है, यानी इसराइल के हमायती हैं, और वो नजर आ रहा है। देखिए ट्रंप जाते जाते जो कर रहे थे अपने पिछले दौर में, वो ये कि मुसलमान ममालिक को मजबूर कर रहे थे कि वो इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात बहाल करें इब्राहिम मुआहदे के तहत, और उसी के ऊपर दोबारा से अब काम शुरू कर दिया गया है। कतर के वजीर आजम जो हैं वो भी गालिबन इसराइल का दौरा कर रहे हैं। सऊदी अरब पर दोबारा दबाव डाला जा रहा है कि इसराइल से सफारती ताल्लुकात बहाल करे। वहीं पर हमने देखा कि कल जिस तरह इलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने अपनी एक निजी महफिल की तस्वीर शेयर की है, जैसे कोई बहुत दोस्ताना माहौल है और सारा कुछ है। इससे ये नजर आता है कि इसराइल को मजीद मजबूत किया जा रहा है। इसराइल की तबाही और बर्बरियत जारी रहेगी मुसलमानों के खिलाफ, और सबसे बढ़कर ये कि जो गजा के लोगों के खिलाफ जो उनका प्लान है कि उनको मिस्र और उर्दन की सरहदों में धकेल दिया जाए, ये उम्मत मुस्लिमा के लिए, गजा के लोगों के लिए और मसला फलस्तीन के हल के लिए नाकाबिले अमल, नाकाबिले कबूल, और मैं तो समझता हूं कि नामुमकिन है। इससे जो है वो एक बार फिर जंग छिड़ जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि ये जो जंग बंदी है ये आर्जी है, और ये वो नेतन्याहू के उस मकरो फरेब का हिस्सा है जिसमें उनका मकसद सिर्फ यरगमालियों की रिहाई था। उसके बदले अगर उन्हें 2-4 हजार और एग्जैक्टली ये जंग बंदी से पहले ही दी ग्रेटर इजराइल वाला वो जो एक नक्शा था, वो जो शेयर किया गया था, कैसे हो सकता है कि उसके बाद आप सीज फायर और बिल्कुल उससे एग्जिट करने का सोच लें?
बिल्कुल आमना, ऐसे ही है। और ग्रेटर इसराइल की जो बात कर रहे हैं, ये सरकारी सतह पर कर रहे हैं और इन्होंने इसको पूरा प्लान किया हुआ है। और इसीलिए ये जो 4 साल हैं जो सदर ट्रंप के, ये दुनिया में बड़ी अहमियत के हामिल हैं। जहां यूरोप को और चाइना को और बाकी ममालिक में भी एक इक्तिसादी सूरत हाल खराब हो रही, तजारती मामला खराब हो रहे, वहां सबसे बड़ा खतरा सबसे बड़ा खतरा ये है कि इसराइल और फलस्तीन का जो सूरत हाल है ये मजीद गंभीर होगी। और उसके नतीजे में या तो खुदा ना खास्ता ये अरब कुव्वतें सारी जो नाम की हैं ये जेरे नगी आ जाएंगी। लेकिन सर हैरान कोई बात की है कि ट्रंप साहब जिस वक्त इलेक्शन कैंपेन में थे उस वक्त वो यही बात करते रहे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो अंदरूनी मसाइल की बात करते रहे कि हमारा दूसरों की जंगों से कोई ताल्लुक नहीं है, वहाँ पर हमारे मामलात नहीं होंगे। लेकिन हमने देखा कि जब से वो आए हैं उसके बाद से ना सिर्फ बयानबाजी कनाडा के हवाले से 51st स्टेट वाली बयानात, फिर यहाँ पे आके सीज फायर को रोकने के साथ साथ ये वाले इकदाम भी करना, डिस्प्लेसमेंट जैसे बयान जिसको अरब कंट्रीज की जानिब से कंडेम किया जा रहा है, ये बिल्कुल यू टर्न लग रहा है उनकी जो पॉलिसीज उस वक्त थी। बिल्कुल, मैं यही लफ्ज इस्तेमाल करने वाला था कि उनकी पॉलिसी में एकदम से यू टर्न आया है और ऐसे लग रहा है कि जैसे वो अब कोई पूरी दुनिया में एक हलचल मचाना चाहते हैं अपने इन 4 सालों में। और सबसे बढ़कर ये है कि जो फलस्तीन और इसराइल का मसला है उसमें इसराइल की इतनी खुलकर हमायत, उसमें इस तरह फलस्तीन और मुसलमानों को धमकियां देना, उसमें इस तरह कोशिश करना जैसे ऐसे लगता है जैसे वो इसराइल की हर बात मानने को तैयार है, जबकि 2 रियासती हल के अलावा फलस्तीन और इसराइल के मसले का कोई काबिल अमल और अमन वाला हल मुमकिन ही नहीं है। और इसी के ऊपर अगर वापस जाएंगे तो शायद बात बने, वरना सूरत हाल बहुत खराब होगी और खित्ते में एक बड़ी जंग दोबारा छिड़ती नजर आ रही है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हामिद खान अल मशरिकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस टॉप बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू उन्होंने की। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और अहम स्टोरी विद न्यू गेस्ट। वेलकम बैक नाजरीन। क्लाइमेट क्राइसिस से हवाले से हम बात करेंगे जिन चैलेंजेस का हमें सामने से निपटने के लिए दुनिया तेज़ी से ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर मुंतकिल हो रही है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो SIFC की काविशें रंगलाने लगी हैं, जिसकी बदौलत मुल्क की ईवी पॉलिसी मुतारिफ करवाई जा रही है, जो पायदार तरक्की, तवानाई के मौसर इस्तेमाल और खुशगवार माहौल की जानिब अहम और बहुत बड़ा कदम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मजमूई फ़ज़ाई आलूदगी में ट्रांसपोर्ट आलूदगी इसका जो हिस्सा है वो 40% से ज़ायद है, जिसमें बड़ा हिस्सा मोटरसाइकिल्स और रिक्शास का है। जिससे निपटने के लिए पंजाब हुकूमत ने इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज़ कर दिया है। हुकूमत EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के फ़रोग और मकामी पैदावार को बढ़ाने के लिए कोश है। अब तक 2 और 3 व्हील्स गाड़ियों के लिए 55 मैन्युफैक्चरर्स और 4 व्हीलर्स की असेंबलिंग के लिए 2 कंपनियों को लाइसेंसेस जारी किए जा चुके हैं। 2030 तक तेल की जो इंपोर्ट है उसमें $3 अरब की मुमकिना बचत भी मुतवक्के है, जबकि इस्लामाबाद समेत हर सूबे में एक शहर को EV जोन बनाने का मंसूबा भी ज़ेर गौर है। ये तब्दीली मईशत और माहौल के लिए कितनी मुफीद साबित होगी और हमें जिस तरह निपटने के लिए क्या क्या बेसिकली बैरियर्स क्या आ सकते हैं, क्योंकि टारगेट्स जो सेट किए गए हैं वो तो बड़े एम्बिशियस हैं, लेकिन अचीव कैसे होंगे ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है क्लाइमेट एक्सपर्ट डॉक्टर मोहम्मद फैसल अली ने। इनके साथ साथ हमें मोहम्मद मशहूद खान साहब ऑटो सेक्टर एक्सपर्ट हैं। दोनों का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। फैसल साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आ रहे हैं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो आलमी कार्बन अखराज में इसका जो शेयर है वो 1% से भी कम है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में से हैं। अब कहा यह जा रहा है कि 2030 तक $348 बिलियन हमें दरकार होंगे जो क्लाइमेट क्राइसिस से कम्बैट करने के लिए, निपटने के लिए। हमें अंदरूनी तौर पर क्या करना होगा और ख़ास तौर पे ये जो EV व्हीकल्स है इसकी जानिब जाना किस हद तक ज़रूरी हो चुका है? जी, बहुत शुक्रिया इस गुफ्तगू में शरीक करने के लिए। आपने दुरुस्त निशानदेही फरमाई कि पाकिस्तान का ग्लोबल जो कार्बन की एमिशन हैं उनमें हिस्सा जो वो 1% से कम है, लेकिन ये देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। लेकिन EV की जानिब मुंतकिल होना क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट के में तो ज़्यादा अहम नज़र नहीं आता, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान मुसलसल जो है वो शदीद किस्म की फ़िज़ाई आलूदगी का शिकार है, हमें ये देखने को मिल रहा है मुसलसल, और खुसूसन विंटर में ये जो स्मोक बड़ी शदीद किस्म की सूरत हाल इख्तियार कर लेती है। और इसमें सिग्निफिकेंट जो कंट्रीब्यूशन है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से हमारे सामने आता है। जो अभी तक की तहकीक हुई है वो भी हमारे सामने यही हक़ाइक़ पेश कर रही है
कि लाहौर में तकरीबन 83% के करीब फ़िज़ाई आलूदगी में हिस्सा ट्रांसपोर्ट सेक्टर का है। पेशावर में 84% के करीब जो हिस्सा है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का है। पंजाब भर में जो तहकीक हुई है उसमें ये सामने आ रहा है कि जो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसमें भी लीड कर रहा है 43% के साथ, जो अभी आपने इब्तिदा में भी नंबर्स जो हमारे सामने पेश किए हैं। तो इस फ़िज़ाई आलूदगी से निपटने के लिए या अपने शहरियों को काबिल रिहाइश क्या कहते हैं सांस लेने के काबिल फ़िज़ा फराहम करने के लिए ईवी की जानिब मुंतकिली जो है वो इंतहाई अशद ज़रूरी है। जो सबसे पहला आर्गूमेंट इस ज़मीन में पेश किया जाता है वो यही है कि जब हम ईवी पे मुंतकिल होंगे तो डेफिनेटली चूँकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर सिग्निफिकेंटली जो फ्यूल कंज्यूम कर रहा है तो वो हम बाहर से मंगवाते हैं तो इंपोर्ट बर्डन जो है वो इससे कम होगा। अभी हमारे गुज़िश्ता 6 माह का जो इंपोर्ट का बर्डन जो फ्यूल के कॉन्टेक्स्ट में है वो तकरीबन 8 बिलियन के करीब है। सेकंड आर्गूमेंट इस ज़मीन में ये पेश किया जाता है कि ईवी पे इसलिए शिफ्ट हो जाना चाहिए हमें कि पाकिस्तान के पास जो जनरेशन कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी की वो भी काफ़ी ज़ायद है और खुसूसन विंटर में तो हमारे पास बहुत ज़्यादा मुयसर होती है जिसे यूटिलाइज किया जा सकता है इसके कॉन्टेक्स्ट में। तीसरा ये है कि डेफिनेटली क्योंकि फ्यूल से एमिशंस प्रोड्यूस होते हैं तो वो एमिशंस कम होंगे तो एनवायरमेंटली जो है वो एक तो फ़िज़ाई आलूदगी कम होगी जो बिल आखिर क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो हमारी एमिशंस हैं उसमें भी जो है वो कमी का बायस बनेगी। लेकिन यहाँ मैं समझता हूँ कि बड़ी एहतियात की ज़रूरत है क्योंकि हमें ये देखना होगा कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हो रही है। इस वक्त जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसका मेजर सोर्स भी थर्मल सोर्सेज से आ रहा है, यानी वो भी फ्यूल से प्रोड्यूस हो रही है। 46% के करीब हमारी जो अभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो थर्मल सोर्सेज से हो रही है। तो इसका मतलब है कि जब हम इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट हो रहे होंगे और इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन हमारी ज़्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी फ्यूल से प्रोड्यूस हो रही होगी। तो इसका मतलब है कि जो एमिशंस हम फ्यूल के डायरेक्ट कंजम्पशन से कम कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हम दोबारा सिस्टम में ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि होना ये चाहिए कि पाकिस्तान को इसके साथ पैरेलल क्लीन एनर्जी सोर्सेज की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, यानी सोलर एनर्जी की कैपेसिटी को पाकिस्तान को बहुत ज्यादा वसी करना चाहिए। बिल्कुल एक क्लियर स्ट्रेटजी होनी चाहिए ना कि हमने करना क्या, हम टारगेट्स तो सेट कर रहे हैं लेकिन उसका हम रास्ता क्या बना रहे हैं वो नहीं, हमें वो क्लैरिटी नहीं है अभी। मशहूद साहब आपकी जानिब आ रही हूँ कि अभी हम जो ट्रांजिशनिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जानिब, अगर हमारे हम अपने अहदाफ देखें 2030 तक हमने 30% तक व्हीकल्स को शिफ्ट करने का सोचा हुआ है, ये टारगेट सेट किया है। 2040 तक हमने इलेक्ट्रिक गाड़ियों का 90% तक रखा हुआ है और अभी जो चार्जिंग स्टेशंस हैं उनका जो बात करें 3000 तक हमने सोचा हुआ है कि 2030 तक करेंगे, लेकिन टोटल अभी 8 इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चार्जिंग स्टेशंस हैं। ये एग्जीक्यूशन कितना मुश्किल है, इस वक्त चैलेंजेस क्या हैं और आपके नॉलेज में क्या है कि हुकूमती सतह पर इस पर किस हद तक काम हो रहा है? नहीं पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आपका शुक्रिया, आपने मुझे मदद किया अपने प्रोग्राम में और इस टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए। जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट तो बड़ा एग्रेसिव है कि वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को तो पाकिस्तान में जिस तरह से उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव बयान किए हैं 2030 में 30%, वो बड़ा एग्रेसिवली करना चाहती है और इसीलिए शायद वो हर प्रोविंस अपनी ईवी बस ट्रांसपोर्ट को इंपोर्ट भी कर रहा है। मगर सवाल यहाँ पे दो उठते हैं। पहला सवाल ये है, गवर्नमेंट ने ये तो अनाउंस किया कि 30% व्हीकल्स जो हैं वो ईवी पे ट्रांसफर हो जाएंगी। तो सवाल ये कि किस वॉल्यूम पे, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो वॉल्यूम देखते हैं, अगर गुस्ताखी ना हो तो हमने 2012 में ये डिक्लेयर किया था कि हम 5 लाख गाड़ियां बनाएंगे और अनफॉर्चुनेटली आज 2025 चल रहा है और अभी तक हम 5 लाख के वॉल्यूम पे अचीव नहीं कर पाए। तो किस वॉल्यूम की बात की है गवर्नमेंट ने, ये थोड़ी सी क्लियरिटी की जरूरत है यहाँ पे। दूसरी चीज, आज के सिनेरियो में रहते हुए जो हमने 2.5 साल 3 साल देखा है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, वो था आपका फॉरेन रिजर्व बड़ा रिड्यूस हो गया था, क्योंकि आपके पास एलसी खोलने के लिए भी पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रीज है उनके लिए भी चैलेंजिंग था। अभी हमने 3 साल की मेहनत के बाद गवर्नमेंट ने अपनी एक डायरेक्शन सेट की है और रिजर्व हमारे कुछ भी बढ़ना शुरू है। उस पैमाने पे अगर क्या हम ईवीज को इंपोर्ट बेस पे ही रखेंगे, हम जैसे बसें हम सुन रहे हैं कि पंजाब में भी इंपोर्ट हुई हैं, दूसरे प्रोविंस वाले भी इंपोर्ट करने का प्लान कर रहे हैं, तो क्या हम इतने इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं कि ये अफोर्ड कर सके इंपोर्ट? क्योंकि ये जो व्हीकल्स होती हैं ये $1000-2000 की नहीं है, इसकी वर्थ है। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वैसे भी, तो चाहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, मैं 4 व्हीलर्स की बात कर रहा हूँ, पैसेंजर कार्स की,
या बसेस की बात कर रहा हूँ, तो ये बड़ी एक्सपेंसिव है। तो इसमें जो हमारा फिर एक्सपेंसिव है, फिर इनकी जो मेंटेनेंस जो होगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर माशाल्लाह से हमारे सामने है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इनकी जो मेंटेनेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, मगर उससे पहले जो आपने बात कही है वो मेंटेनेंस की है। पाकिस्तान में हमने देखा है कि हमारे यहाँ एक कराची ट्रांसपोर्ट सिस्टम हुआ करता था, फिर हमने अपने शहरों में ये देखा है कि स्वीडिश बसें भी पाकिस्तान में आई, ग्रीन बसेस भी आई, मगर अनफॉर्चुनेटली ये इंपोर्ट तो कर लेते हैं, मगर आज वो उनमें से कोई भी बस हमारे रोड पे चलती हुई नजर नहीं आ रही, हमारे स्पेशली प्रोविंस पे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो फॉरेन रिजर्व हमारे पास अभी बढ़ा है, इसको अगर हम स्मार्टली यूज कर पाएंगे तो इसका एडवांटेज हम अपनी कौम को दे पाएंगे। अगर हमसे कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो ये जो फॉरेन रिजर्व हमारा बढ़ा है ये बहुत शार्प तरीके से डिक्लाइन हो सकता है। तो हमें पावर रिसोर्सेज पर भी तो काम करने की बड़ी बेहद जरूरत है ना। जो अभी पावर शॉर्टेज है उस पे रहते हुए हम कैसे ईवी पर ट्रांजिशन करेंगे, स्विच कैसे करेंगे? जी, अब जो एनर्जी है ना, जिस तरह से भाई ने अभी बात की थी, बहुत प्यारी बात की थी कि अभी हम फ्यूल जो प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो फ्यूल बेस है, वो 46% है इस वक्त। हमारा टारगेट प्लान क्या है कि हम अपनी एनर्जी को ग्रीन एनर्जी में ट्रांसफर करते हैं, तो उसका भी प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कितने साल में हम ये ट्रांसफर कर पाएंगे। क्योंकि जो व्हीकल्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं, आप इंपोर्ट बिल देख रही हैं कि हमारा बिल रिड्यूस हो जाएगा, मगर फ्यूल बेस अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो वो इतना कंपेरिजन नहीं कर पाएगा। सेकेंडली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो फ्रॉम द डे वन, आज आप अभी गाड़ी खरीदेंगे तो वो डॉलर तो पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे, तो हमें डॉलर को भी सेव करना है। तो हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की जरूरत है, और लॉन्ग टर्म पॉलिसी जब बनाई जाती है तो मेरा मानना है सर लोकल मैन्युफैक्चरर्स को हम इंसेंटिव्स देकर कुछ ऐसा लाहेहामल नहीं बना सकते कि यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग हो गाड़ियों की, बजाय कि हम बाहर से इंपोर्ट करें? बेहतरीन तरीका यही है। और इस वक्त जो इत्तेफाक से जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो वैसी रीलोकेशंस की बात कर रही है। उनमें से एक हमने सुना है कि पाकिस्तान में BYD प्लान कर रहा है, तो वो पाकिस्तान की मार्केट के लिए नहीं आ रहा। मैं आपको बता दूं, 5 लाख का वॉल्यूम हमने कहा था 2012 में, और 25 तक तो हम अचीव नहीं कर पाए। तो ये पाकिस्तान मार्केट नहीं है उनका टारगेट, उनका होगा पाकिस्तान से एक्सपोर्ट। तो ये वो इंसेंटिव दिए जाएं ताकि इंडस्ट्रियां पाकिस्तान में आएं। हम इंपोर्ट इजी एक्सेस ना रखें इंपोर्ट पे, बल्कि हम ये प्लान करें उनको जो बसें हम पाकिस्तान में लाना चाहते हैं ईवी पे, चाहे वो किसी भी प्रोविंस में, तमाम प्रोविंस अगर मिल के बैठ के फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू अगर इंपोर्ट करेंगी या प्लान करेंगी तो उससे उतनी में तो बस का प्लांट पाकिस्तान में लग जाए, और वो बस प्लांट पाकिस्तान में भी काम आए और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट भी कर सके। क्योंकि चाइना में लेफ्ट हैंड ड्राइव बनती है और पाकिस्तान राइट हैंड है, तो दुनिया में 60+ कंट्रीज ऐसी हैं जो राइट हैंड कंट्रीज हैं जहां हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारी पॉलिसीज में क्लियरिटी चाहिए, ना कि हम इंपोर्ट बेस पे। फैसल साहब का भी मैं एक इस पे कमेंट ले लेती हूँ। फैसल साहब, इसके साथ साथ ये भी ऐड ऑन कीजिएगा, जो स्टेट बैंक हम देख रहे हैं कि फाइनेंस कर रहा था ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के हवाले से, उस पर काम तो कर रहे हैं, बड़े अरसे से सुन रहे हैं, लेकिन शहरी रहमान साहिबा बिल्कुल ठीक, उनका कंसर्न है कि प्रोग्रेस बड़ी स्लो है। अगर इस प्रोग्रेस से चलते रहेंगे तो किस तरह से मामला बेहतर होंगे? जी, मैं गुज़िश्ता बात को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे उन्होंने निशानदेही की, आपका भी कंसर्न था। देखें, इंपोर्ट बर्डन हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है फ्यूल का, और हम इसी को डाइवर्ट करने के लिए ईवी की तरफ शिफ्ट होना चाह रहे हैं, और इसी के मुख्तलिफ तरीक़ाकार, फ्रेमवर्क्स और सारी चीज़ों की तरफ गौर कर रहे हैं। लेकिन इस ज़मन में हमें इस चीज़ को नंबर 1 तरजीह पे रखना चाहिए कि ये मेड इन पाकिस्तान ईवीज़ की तरफ जो है वो हमें तवज्जो देनी होगी। अगर मेड इन ईवीज़ की तरफ जो है हमने तवज्जो ना दी तो ये डेफिनेटली हमारे ऊपर मजीद इंपोर्ट बर्डन इंक्रीज कर देगा। जब वो फ्यूल का इंपोर्ट बर्डन है वो दूसरी तरफ से ईवीज की इंपोर्ट की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। तो जो भी फाइनेंसिंग के मैकेनिज्म्स हैं अभी इनको बड़ा क्लियर करना चाहिए। एक चीज जो है वो मार्केट ड्राइव करती है चीजों को, तो लोगों के पास उसकी अवेयरनेस भी उतनी होनी चाहिए कि गवर्नमेंट किस तरह के जो इंसेंटिव्स और पॉलिसीज जो है वो आम आदमी के लिए इंट्रोड्यूस करवा रही है। क्योंकि देखिए, सिग्निफिकेंटली जो कंट्रीब्यूशन आ रहा था वो 2-3 व्हीलर्स से आ रहा था, जो तहकीक भी हमारे सामने पेश कर रही है। और हुकूमत के लिए आसानी से ईवीज की तरफ शिफ्ट होना और लोगों के लिए कशिश पैदा करना 2-3 व्हीलर में आसान है। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि 2-3 व्हीलर्स में जो भी प्लान्स बनाए उसको एग्रेसिवली जो है वो एडवर्टाइज भी किया जाए, लोगों के सामने पेश, इसीलिए वो अडॉप्ट हो सकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करना होगा, वो अभी बहुत लिमिटेड है।
ठीक। लेकिन ये कि 2-3 व्हीलर के केस में उसको बड़ी आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है सिस्टम में। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। डॉक्टर फैसल साहब हमारे साथ मौजूद थे, मशहूद साहब मौजूद थे इस मसले पर बात करने के लिए। और प्रोग्राम के आखिर में नाजरीन हम यही कहेंगे कि पहले ये सोच थी कि बड़ा ख़ानदान अल्लाह निगहबान, 30 साल में तब्दीली ये आई है कि अब ख्याल है कि छोटा ख़ानदान ज़िंदगी आसान। अब पाकिस्तान में पॉपुलेशन रेट में कमी आ रही है जो एक मस्बत पेशरफ्त समझी जाती है। यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड फर्टिलिटी रिपोर्ट 2024 के मुताबिक 1994 में फ़ी औरत औसतन 6 बच्चे पैदा होते थे, जो अब कम होकर 3.6 पर आ गए। ये कमी इसलिए अहम है कि माहिरीन के मुताबिक आबादी में तवाज़ुन आने से सेहत, तालीम और मईशत के शोबों पर दबाव कम होगा। नौउम्री में बच्चों की पैदाइश कम होने से लड़कियों की तालीम और रोज़गार के मौक़े ज़्यादा होंगे। वो मुल्क जो पहले ही माशी, समाजी और माहौलियाती चैलेंजेस से मुकाबला कर रहे हैं, उनके लिए आबादी में इजाफे का मौसर तरीके से इंतज़ाम करना बहुत अहम है। पाकिस्तान ही दुनिया भर में भी अब अवामी सोच में हम देख रहे हैं तब्दीली आ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़श्ता निस्फ़ सदी के दौरान आलमी सतह पर शरह पैदाइश में मुसलसल कमी वाक़ई हुई है। 1970 में फ़ी औरत औसत शरह पैदाइश 4.8 थी, जो अब 2024 में 2.2 पर आ चुकी है, जिससे मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी बेहतर हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर हुकूमतें नौ उम्र बच्चियों की सेहत और तालीम पर इन्वेस्ट करें और कम उम्री की शादी जैसे मसाइल का सद्देबाब करें तो आबादी में तवाज़ुन लाया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान में पायदार तरक्की के लिए इस मौके से फ़ायदा उठाया जाएगा, ये सवाल हम आपके हवाले छोड़े जाते हैं। इस पर ऑप्शन में जाकर अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।